हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मैजिक मैथ में। मैं हूं नरेंद्र चंद्राकर। दोस्तों, आज की क्लास में हम करने वाले हैं एरिया एंड वॉल्यूम अर्थात क्षेत्रफल और आयतन। तो चलिए जल्दी से अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम करेंगे रेक्टेंगल अर्थात आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। दोस्तों, यदि आप क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको क्षेत्रफल एरिया होता क्या है ये पता होना चाहिए। जनरली हम ये यूज़ करते हैं कि किसी मकान जो है ये 2500 स्क्वायर फीट में बना है या इस ज़मीन का क्षेत्रफल है 4000 स्क्वायर फीट है। तो ये होता कैसे है दोस्तों? क्षेत्रफल क्या है? कोई भी चीज़ कितना स्थान घेर रहा है उसी को क्षेत्रफल बोलते हैं। जैसे मैं इस कॉपी को यहाँ रखता हूँ इस ब्लैक बोर्ड में, तो ये कॉपी इस ब्लैक बोर्ड का कितना स्थान ले रहा है, कितना स्थान घेर रहे हैं, वही उसका क्षेत्रफल होगा, वही इस कॉपी का क्षेत्रफल होगा। दोस्तों, अब क्षेत्रफल निकालते कैसे हैं? हम तो फार्मूला रट लेते हैं लेकिन ज़रूरत के समय फार्मूला भूल जाते हैं, तो इसलिए फार्मूले को रटना नहीं है। क्षेत्रफल निकालने का तरीका आपको माइंड में बैठा लेना है। जैसे मान लीजिए किसी जगह का क्षेत्रफल 16 मीटर स्क्वायर है। 16 मीटर स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है? किसी जगह का क्षेत्रफल 16 मीटर स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है कि 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर ब्रेथ अर्थात 1 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई का 16 टुकड़ा होगा उसमें। जैसे कि ये मैं इसको 16 पार्ट में डिवाइड कर लिया, ये 16 पार्ट में डिवाइड कर लिया, जहाँ ये लेंथ 1 मीटर और ये ब्रेथ 1 मीटर। इसी तरीके से ये लेंथ 1 मीटर और ये ब्रेथ 1 मीटर। तो ये 16 पार्ट में डिवाइड हो गया। ये देख लीजिए, काउंट कर लीजिए, ये 16 पार्ट में डिवाइड हो गया है ना। हम क्या बोले थे? कोई किसी जगह का क्षेत्रफल 16 मीटर स्क्वायर है, इसका मतलब 16 पार्ट इसमें बन रहा है। चलिए, ये तो क्लियर है, लेकिन निकालेंगे कैसे? इस क्षेत्रफल को हम निकालेंगे कैसे सीखेंगे दोस्तों? जैसे कि ये 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, इस तरीके से 4 मीटर लंबाई है, इसी तरीके से 4 मीटर चौड़ाई है। तो 4 का गुना 4 से करेंगे तो 16 आ रहा है। जैसे कि 16 पार्ट बना है तो 16 मीटर इसका एरिया है, 16 मीटर स्क्वायर एरिया है। तो इस लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करने से तो आता है एरिया। इस लेंथ को इस ब्रेथ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तभी तो एरिया मिलता है। दोस्तों चलिए, ये तो 4x4 का हुआ। अब मैं इसमें से ये कम कर दिया, चलिए 4 खंड कम कर दिया, तो एरिया कितना हो जाएगा? अभी लेंथ तो उतना ही है, ये 1 1 1 1 लेंथ तो 4 ही है, लेकिन ये जो ब्रेथ है ये कितना हो गया? चौड़ाई कितना हो गया? 3 हो गया। तो एरिया कितना हो जाएगा? 4 × 3 मतलब 12 हो जाएगा। गिन लीजिए, आप इसको काउंट कर लीजिए, ये 12 है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे अपने को रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, तो रेक्टेंगल होता क्या है? क्या होता है रेक्टेंगल? 4 भुजाओं से बनी आकृति, 4 भुजाओं से बंध आकृति जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और साथ में चारों एंगल जो है 90 डिग्री का होता है, उसको रेक्टेंगल या आयत बोलते हैं। ठीक है, ये सभी जो है 90 डिग्री का होता है, मतलब राइट एंगल होता है और ये आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसका एरिया निकालना है। सबसे पहले तो हम पेरीमीटर देख लेते हैं कि पेरीमीटर अर्थात परिमाप कैसे निकालना है, इसका परिमाप कैसे निकालना है। दोस्तों, परिमाप होता क्या है? ये जो आकृति है उसमें ये जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर का लंबाई ही तो परिमाप है। किसी भी आकृति का परिमाप निकाल रहे हैं तो उसका बॉर्डर का जो लंबाई है वही तो परिमाप है। अब मान लीजिए ये लेंथ है L और ये ब्रेथ है B। लंबाई को हम L ले लिए, चौड़ाई को B ले लिए, तो लंबाई तो ये भी है, लंबाई 2 टाइम आ गया, चौड़ाई भी 2 बार आ गया। तो परिमाप क्या हो गया? L 2 बार और 2 बार ब्रेथ, 2 को बाहर कर दिए मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ, ये हो गया आयत का परिमाप। क्षेत्रफल कैसे निकालना है? रेक्टेंगल का अपने को क्षेत्रफल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? अभी हम किए हैं लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रेथ के साथ, तो मिल जाएगा अपने को एरिया अर्थात लंबाई गुना चौड़ाई, तो एरिया मिल जाएगा। ठीक है, ये तो हुआ रेक्टेंगल। अब हम पढ़ लेते हैं स्क्वायर।
स्क्वायर का परिमाप क्या होगा, स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको स्क्वायर पता होना चाहिए, जिसको वर्ग बोला जाता है। तो स्क्वायर है क्या? स्क्वायर भी चार भुजाओं से बनी आकृति होती है, जिसमें चारों भुजाएं इक्वल होता है। ये चारों भुजाएं बराबर होता है। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, लेकिन स्क्वायर में चारों भुजाएं बराबर होती है। साथ में जो चारों कोण हैं, ये जो चार एंगल है, ये 90 डिग्री का होता है। तो दोस्तों क्या सभी वर्ग को आयत बोल सकते हैं? जी हाँ, सभी वर्ग को आयत बोला जा सकता है, या है, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं तो बराबर है ही और चारों एंगल 90 डिग्री के है, इसलिए सभी वर्ग एक आयत है। लेकिन क्या सभी आयत एक वर्ग है? क्या सभी आयत एक वर्ग है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वर्ग में तो चारों भुजाएं बराबर होना चाहिए और आयत में नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब क्या है? सभी वर्ग एक आयत है और आयत वर्ग नहीं हो। ठीक है, नहीं हो सकता। कुछ आयत हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है सभी आयत वर्ग हो। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? क्षेत्रफल से पहले हम देख लेते हैं परिमाप, पेरीमीटर। पेरीमीटर कैसे निकालना है? तो पेरीमीटर होता क्या है? जो बॉर्डर का लेंथ है, टोटल लंबाई है, ये जो बॉर्डर है टोटल लंबाई ही तो होता है परिमाप। तो मान लीजिए ये ए है, तो ये भी हो जाएगा, क्योंकि चारों भुजाएं का लंबाई तो बराबर है, इसलिए ये जो है 4 टाइम आ रहा है ना। ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, सभी को हम ऐड कर देंगे। सभी को ऐड कर दिए तभी तो 4a बना ना। यही है एक स्क्वायर या वर्ग का पेरीमीटर। अब क्षेत्रफल कैसे निकालना है? क्षेत्रफल या एरिया कैसे निकालना है? दोस्तों यहाँ भी लेंथ है और ब्रेथ है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ अर्थात लंबाई गुनी चौड़ाई यहाँ भी होगा। ठीक है, यदि आपको रेक्टेंगल का क्षेत्रफल निकालने का तरीका पता है, तो आप इसी तरीके से स्क्वायर का भी निकाल सकते हैं। आगे और शेप आएगा, उसका भी सिर्फ रेक्टेंगल के सहारे निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ट्रायंगल, त्रिभुज। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालें? क्योंकि त्रिभुज में तो अब आयत नहीं आएगा, वर्ग नहीं आएगा। त्रिभुज क्या है? इस आकृति में यहाँ 3 भुजाएं होती है, आयत में तो 4 भुजाएं। 3 भुजाओं से बंद इस आकृति को क्या बोला जाता है? त्रिभुज। जहाँ ये 90 डिग्री का है, यदि ये 90 डिग्री का है तो उसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ये ऐसा भी हो सकता है या और शेप में भी हो सकता है, लेकिन जरूरी है 3 भुजाएं हैं। ठीक है, इसका कैसे निकालें? तो घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। इसका भी क्षेत्रफल एक परिमाप से ही मिलेगा, एक आयत से मिलेगा। इसका भी क्षेत्रफल आयत से ही मिलेगा। कैसे? इसको आधा कर दिए, आयत को आधा कर दिए तो त्रिभुज बना, जो कि एक समकोण त्रिभुज है ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्या होता है? लंबाई गुनी चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अब इस आयत का क्षेत्रफल को यदि हम आधा कर दिए तो यही तो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। हाफ लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, आयत के क्षेत्रफल को आधा कर दिए तो अपने को त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल गया। अब परिमाप कैसे निकालें? पेरीमीटर कैसे निकालें? तो पेरीमीटर क्या होता है दोस्तों? जितना भी ये भुजा है सभी का ऐड, यदि ए है, ये बी है, ये सी है, तो परिमाप क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी। दोस्तों अब सवाल ये उठता है, क्या राइट एंगल ट्रायंगल का फार्मूला है? यदि ट्रायंगल जो है राइट एंगल नहीं हुआ तो, जैसे इस तरीके से हो गया तो, या फिर इस तरीके से त्रिभुज बन गया तो, तब भी फार्मूला यही रहेगा। अब वो कैसे? जैसे हम यहाँ एक हाइट ले लिए, ये अपना बेस है B1 और ये बेस है B2। एक परपेंडिकुलर लाइन खींचने से 2 त्रिभुज बन गया। ठीक है, 2 त्रिभुज बन गया। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ
आधार या लंबाई बोल सकते हैं या आधार बोल सकते हैं ना, आधार गुणित ऊंचाई, आधार गुणित ऊंचाई, ये है त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ ऊंचाई आ रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जैसे इसमें निकाले हैं, इसमें निकाले हैं, समकोण त्रिभुज में आधार और ये ऊंचाई, ठीक है, आधार गुणित ऊंचाई, जो चौड़ाई आता है वो यहाँ ऊंचाई है, तो ऊंचाई ले लेंगे यहाँ। तो आधार B1 है, ऊंचाई h है, ठीक है। और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ, आधार यहाँ B2 है, ऊंचाई तो वही है। अब इन दोनों में 1/2 और हाइट कॉमन है, बचा क्या, बेस B1 और बेस B2। अब दोस्तों ये B1 और ये B2 ये पूरा मिलके ही तो ये बेस बना है इस त्रिभुज का, ये बेस और ये बेस मिलके ही तो इस पूरे त्रिभुज का बेस बना है, इसलिए ये हो गया हाफ हाइट इंटू बेस, ठीक है। 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, आधार गुणित ऊंचाई, ये है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है दोस्तों। या उसकी भाषा में बोले तो लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है। चलिए त्रिभुज का हो गया। अब देखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालें। सर्कल या वृत्त, अभी तक तो हम 3 भुजाएं 4 भुजाएं इस तरीके का शेप किए थे, अब सर्कल आ गया। सर्कल इस तरीके से बना आकृति होता है। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालें? सभी को तो हम आयत की सहायता से निकाल लिए, क्या इसमें भी आयत है? जी हाँ दोस्तों, इसमें भी आयत है, इसका भी क्षेत्रफल उसी तरीके से निकालेंगे। कैसे? सबसे पहले जैसे पेरीमीटर निकाल लेते हैं। अब दोस्तों भुजाएं हैं, सभी में भुजाएं था तो वो पेरीमीटर था, लेकिन सर्कल के लिए ये जो लेंथ है वो पेरीमीटर नहीं, सरकमफ्रेंस हो जाता है, सरकमफ्रेंस। तो पेरीमीटर को, यहाँ पेरीमीटर को ही सरकमफ्रेंस बोला जाता है, सरकमफ्रेंस, ठीक है, या परिधि ये बोला जाता है। अब ये सरकमफ्रेंस होता क्या है दोस्तों? सरकमफ्रेंस को समझने के लिए आपको पाई को समझना पड़ेगा। पाई एक्चुअली होता क्या है? जैसे ये सेंटर है, ये रेडियस है आर, तो ये जो रेडियस है, ये जो आर्क बना है, ये जो चाप बना है, इसी के लिए पाई डिनोट किया गया है। पाई क्या होता है? सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर, अर्थात सरकमफेरेंस को डायमीटर से डिवाइड करते हैं, सरकमफेरेंस को डायमीटर से डिवाइड करते हैं तो पाई मिलता है। ये अर्थात सरकमफेरेंस क्या हो गया? सरकमफेरेंस के लिए क्या हो जाएगा? पाई इंटू डायमीटर, पाई इंटू डायमीटर। अब ये डायमीटर क्या है? रेडियस का डबल होता है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये r प्लस r ही तो डायमीटर होता है, यही तो है डायमीटर या व्यास बोलते हैं। तो ये हो जाएगा पाई और ये हो जाएगा 2r, तो 2 पाई r होता है, ठीक है दोस्तों। तो जैसे बाकी के लिए पेरीमीटर होता है, वृत्त के लिए वही पेरीमीटर को सरकमफ्रेंस बोलते हैं। सरकमफ्रेंस होता क्या है? पाई इंटू डायमीटर। और वो कंसेप्ट कहाँ से आया? सरकमफ्रेंस से या पाई के कंसेप्ट से। ये सरकमफ्रेंस कहाँ से आया? पाई के कंसेप्ट से। पाई क्या होता है? सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर, ठीक है, उसी से सरकमफ्रेंस मिलता है। अब अपने को एरिया निकालना है, किसका? इस सर्कल का। तो इसके लिए कैसे करें? इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। यहाँ जो सेंटर है, अब क्या कि इस सर्कल को हम इस तरीके से छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिए, बहुत छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिए, बहुत छोटे छोटे पार्ट में। तो इस तरीके से डिवाइड करने पे ये इस तरीके से छोटा छोटा इनफाइनाइट शेप मिलेगा, छोटे छोटे इनफाइनाइट शेप। इस तरीके से डिवाइड करने के बाद ये शेप में इनफाइनाइट शेप मिलेगा सर्कल के अंदर। और ये हाफ कर दिए, हाफ करके इसको जब हम ऐसे इसको आधे को ऊपर ले गए, आधे को नीचे ले आए, आधे को नीचे लाएंगे तो क्या मिलेगा? इस तरीके से देख लीजिए, ये छोटा छोटा शेप में ना, छोटा छोटा शेप में इस तरीके से मिलेगा अपने को, एकदम छोटी शेप।
मैं आपको बड़े आकृति से समझा देता हूँ। इस तरीके से छोटा छोटा शेप में इन्फिनाइट शेप मिलेगा, है ना। ये छोटे, ये हाफ वाले को मोड़ने पे, इसी तरीके से ये हाफ वाले को सीधा करेंगे, इस हाफ वाले को सीधा करेंगे तो ये इस तरीके से मिल जाएगा, ये इस तरीके से मिल जाएगा। तो ये पूरा जो है एक क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। ये पूरा एक रेक्टेंगल बन गया। जहाँ ये कितना है, ये लंबाई कितना है, ये लंबाई कितना है, देखो परिधि कितना आया, 2 पाई आर। ये पूरा 2 पाई आर आया, इसका मतलब ये आधा पाई आर तो होगा ना, ये आधा पाई आर होगा, ठीक है। ये पूरा जो है 2 पाई आर आया, तो ये आधा पाई आर होगा। और ये कितना होगा दोस्तों, ये कितना होगा, ये सब क्या है, ये सब रेडियस ही तो है, ये सब रेडियस ही तो है। तो ये रेडियस है ना, ये रेडियस है। तो एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, पाई आर इंटू आर, अर्थात पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से भी अपने को रेक्टेंगल का ही कंसेप्ट यूज हुआ है, ठीक है। इस सर्कल को इस तरीके से आकृति वाले इनफिनाइट आकृति में, इनफिनाइट शेप में कर दिए। उसके बाद इसको सीधा करेंगे आधे को, और आधे को ऊपर से सीधा करेंगे, तो इस तरीके से अपने को मिल जाएगा इनफिनाइट, ये रेक्टेंगल। इस तरीके से ये रेक्टेंगल मिल जाएगा। और रेक्टेंगल मिल गया तो समझो अपना फार्मूला एरिया का मिल गया, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये आपका एरिया और पेरीमीटर माइंड में हमेशा के लिए रहेगा, ठीक है। फार्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे भी हम बहुत सारा शेप करेंगे, क्वाड्रिलेटरल अर्थात चतुर्भुज से संबंधित जितना भी टाइप है, क्वाड्रिलेटरल जिसमें हम रोम्बस करेंगे, पैरेललोग्राम करेंगे, ये सारा चीज़ करेंगे। उसके बाद हम आयतन अर्थात वॉल्यूम का भी फार्मूला कैसे आपको याद रखना है, ये सारा चीज़ करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।